फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट वीडियो का है कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टैबुलेशन ऑफ। ना कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आप कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, आपका क्या सोर्स है डेटा कलेक्ट करने का। ठीक है, तो कुछ इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो खुद जाते हैं, लोगों से इंटरव्यू करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग ऑलरेडी यूज या कलेक्टेड डेटा को यूज करते हैं, जैसे कि पब्लिकेशंस या रिसर्च पब्लिकेशंस पर जो डेटा ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है या पब्लिश हो चुका है, हम उन डेटा को यूज करते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस 2 तरीके के डेटा होते हैं हमारे पास। एक होता है प्राइमरी डेटा, ठीक है? और एक होता है सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट टाइम कलेक्ट हुआ, वो डेटा प्राइमरी डेटा कहलाता है। और सेकेंडरी डेटा, जैसे कि वर्ड आपको समझ में आ रहा है, दैट इज़ सेकंड हैंड डेटा। मतलब कि पहले किसी और ने कलेक्ट किया था और अब हम उस कलेक्टेड डेटा को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो प्राइमरी डेटा आर द फर्स्ट हैंड डेटा व्हिच इज़ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अगर मुझे स्टडी करना है कि मेरे लोकल एरिया में कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो मैं खुद जब वो डेटा जाकर कलेक्ट करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड एज़ प्राइमरी डेटा। मैं जाऊँगी, इंटरव्यू करूँगी और या मेल के थ्रू पूछूँगी, क्वेश्चनेयर सेंड करूँगी, तो ये हो गया प्राइमरी डेटा, मैंने खुद कलेक्ट किया है, कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द या पर्पस ऑफ द स्टडी। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा मतलब ऑलरेडी एक डेटा कलेक्टेड है, किसी ने ऑलरेडी पब्लिश करा रखा है या फिर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ये रिसर्च ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो हमने उनका डेटा लिया। जैसे मुझे अगर ये जानना है कितने कितने लोग हैं, कितने लोग जो अबव 60 हैं वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑलरेडी ये डेटा कलेक्टेड है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने कलेक्ट कर रखा है, तो मैंने बस वहाँ से डेटा ले लिया और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लिया। दैट डेटा विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा। ठीक है, दे आर नॉट कलेक्टेड as per the purpose of my study. I am using it, I will refine it as per the subject of my study and then I will use that. ठीक है, तो प्राइमरी डेटा is collected by the researcher himself by many of the methods that we will be studying, और ये फर्स्ट हैंड डेटा होता है या इसको बोलते हैं डेटा कलेक्टेड एट ओरिजिन। ठीक है, सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर चुके हैं, हमने यूज कर। इफ आई से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो 3 इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जिसके बेस पर हम डिफरेंस कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी डेटा पर। ओरिजिनलिटी के बेसिस पर, ठीक है, ओरिजिनलिटी, so which data is original? Of course primary data is original and secondary data is not original. ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्ट। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा इज कॉस्टली। आपको खुद इंटरव्यू करना है, खुद मेल फॉरवर्ड करना है, खुद उसको इंटरप्रेट करना है, तो ऑफ कोर्स इट इज कॉस्टली। ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं प्राइमरी डेटा, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी को बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करेगा। आप जो भी क्वेश्चन है या ड्राफ्ट करेंगे उसमें वो क्वेश्चन होंगे जो आपके स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन जब आप सेकेंडरी डेटा का यूज़ कर रहे हैं, उसको ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया होगा उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और रहा होगा, उन्होंने वो डेटा कलेक्ट किया, तो उनके क्वेश्चन में अलग तरीके के डेटा होंगे, अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा इज नॉट एग्जैक्टली एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। You have to be very careful, you have to refine that data to put it into use for your study. ठीक? ये 3 बेसिस हैं जिनके बेसिस पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इज ओरिजिनलिटी, तो विच डेटा इज ओरिजिनल? प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल। कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव इज सेकेंडरी। ठीक है, उसमें कम कॉस्ट लगती है, हमें केवल पुराने डेटा को ही यूज करना है, रिफाइन करना है, तो उसमें कॉस्ट कम लगती है। और प्राइमरी डेटा इज मोर costly. And objective of study, the primary data is collected as per the objective of the study in present of the researcher. लेकिन secondary data
does not exactly match with the objective of the study. नेक्स्ट है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी कि हमारे पास जब दो टाइप के डेटा है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे और सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, तो सीखते हैं प्राइमरी डेटा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं? सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू या इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आपने खुद जाकर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट किया है, पर्सनली कलेक्ट किया है फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, ठीक, उसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आपको फैक्ट्री के वर्कर्स के पास गए और आपने डेटा को कलेक्ट किया, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एकदम ओरिजिनल डेटा होता है, एक्यूरेट होता है, क्योंकि आप खुद जा रहे हैं और उसे कलेक्ट। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, आपने डायरेक्टली रिस्पोंडेड यानी जिससे डेटा मिलना है उसको नहीं इन्वेस्टिगेट किया, उनके अलावा लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, उनसे पूछा। जैसे होता है ना, पुलिस पूछताछ करती है, तो जब दूसरे लोगों से पूछताछ करती है, दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एक तो आप एक डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया, जहां से डेटा मिलना है एग्जैक्टली उसी पर्सन से आपने डेटा ले लिया, ठीक, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब अगल बगल के लोगों से आपने डेटा गए, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ सवाल पूछे, उनसे उन्होंने आंसर किया और आपने वहां से डेटा ले लिया, दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है, बहुत कॉमनली आपने देखा होगा पुलिस अपनी खबरी लोगों से इंफॉर्मेशन लेती है, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, ना तो आपने इधर उधर लोगों से पूछा, आपने खुद एक पर्सन अपॉइंट कर रखा था या किसी ने अपॉइंट कर रखा था, आपने उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली क्योंकि उसका काम ही था ये इन्फॉर्मेशन को अपने पास गैदर, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो मेथड है वो है, दो मेथड है, कंफ्यूजन भी थोड़ा होता है, बट दोनों मेथड में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। एक मेथड आपका कहलाता है क्वेश्चन आयर मेथड। क्वेश्चन आयर मेथड, ठीक है, क्वेश्चन आयर मेथड में क्या होता है कि आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किए, ठीक, उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को आपने मेल कर दिया। ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चंस को मेल किया, पहले पोस्ट के थ्रू भेजा जाता था, अब आज के टाइम में मेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मेल कर दिए, और जब आपने मेल किया तो मेल में आपने लिख दिया कि ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो इस स्टडी से रिलेटेड है, तो आप प्लीज़ इसे फिल कर हमें रिवर्ट कर दीजिए। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो पीएचडी कर रहे स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर ये क्वेश्चन एयर्स बनाकर और मेल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलता है उनको मिलता है, जो भी रिप्लाई मिलती है वो उनके लिए डेटा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार किया गया है, मेल किया गया, ठीक है, या पहले इसको पोस्ट किया जाता था और रिटर्न वाला पोस्ट भी भेजा जाता था ताकि लोग इसको रिटर्न करें। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद जो मेथड है वो इन्यूमरेटर मेथड कहलाता है। इन्यूमरेटर मेथड या शेड्यूल्स बोलते हैं हम। ठीक है, शेड्यूल्स क्या होता है? अब ये जो मेल करने वाली जो चीज़ है ये उन लोगों के लिए सही है जो लिटरेट लोग हैं। ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग मेल का यूज़ करते हैं, जो अपने आप रिप्लाई भर सकते हैं उन क्वेश्चंस का, ये क्वेश्चन एयर मेथड उनके लिए सूटेबल होता है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप लोग कुछ, हमें कुछ ऐसा डेटा चाहिए रहेगा, उन लोगों से चाहिए रहेगा जो पढ़ नहीं सकते, ठीक है, या वो मेल यूज नहीं करते, तो हम उनके लिए इन्यूमरेटर्स अपॉइंट करते हैं। आपने जनरली देखा होगा जब जनगणना होती है तो हमारे घर पर लोग आते हैं और हमसे सेट ऑफ क्वेश्चंस वो हमसे पूछते जाते हैं, जब हम उनको रिप्लाई करते हैं तो वो भरते जाते हैं। तो जो पर्सन हमारे घर पर आ रहा है वो कहलाता है इन्यूमरेट, ठीक है, वो फिल करता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चनेयर में भी और शेड्यूल में भी, दोनों में भी सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ठीक है। क्वेश्चनेयर में क्या होगा कि उसे मेल कर दिया जाएगा और जो रिस्पोंडेंट है वो उसको रिप्लाई बैक करता है। इन्यूमरेटर में क्या होता है कि इन्यूमरेटर अपॉइंट किया जाता है, उस क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस को फिल करता है, वो क्वेश्चंस पूछता जाता है और रिस्पोंडेंट बताता है और इन्यूमरेटर उसे फिल करता है। सो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि क्वेश्चनेयर में कोई इन्यूमरेटर नहीं है, रिस्पोंडेंट को खुद से मेल क्वेश्चन का आंसर फिल करना है। और इन्यूमरेटर में क्या होता है, शेड्यूल जो क्वेश्चंस है, सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनको इन्यूमरेटर करना। तो देयर इज वन पर्सन कॉल्ड एज इन्यूमरेटर। आप ये लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्वेश्चनेयर शेड्यूल, ठीक है। इन्यूमरेटर इज अ पर्सन who need who actually help in filling the questionnaire or replying. ठीक, तो न्यूमरेटर मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू। बहुत कॉमन मेथड है टेलीफोनिक इंटरव्यू। ऑन टेलीफोन आपने रिस्पोंडेंट को कॉल किया और आपने टेलीफोन से उनका डेटा कलेक्ट कर, दैट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। वेरी वेरी कॉमन मेथड। तो ये जो हमारे जितने भी सोर्स, जितने भी आपने मेथड्स देखे हैं, ये सब हमारे मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन के। क्या क्या मेथड है? टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, शेड्यूल हो गया, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डेंट हो गया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, क्वेश्चनेयर, शेड्यूल एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। हमारे पास 6 मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। बहुत कॉमन क्वेश्चन है हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। इसके बाद आता है मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मतलब ऑलरेडी डेटा कलेक्ट है, तो हमें कहाँ से ये डेटा मिलता है? सेकेंडरी डेटा हमको कहाँ से मिलता है? जब डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है तो ये सेकेंडरी डेटा में कहाँ से मिले? प्राइम सोर्स है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ठीक है। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का मतलब हो गया आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने डेटा ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है और आप उन डेटा को यूज़ कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए एंड स्टेट गवर्नमेंट। आप डेटा ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने पब्लिश कर रखा है उसको यूज़ कर रहे हैं। वेरी वेरी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा। इसके अलावा आरबीआई से भी डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में ही आता है। ये सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। नेक्स्ट इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, अब सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में क्या क्या आते हैं? आपकी म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, वहाँ पर बर्थ और डेथ से रिलेटेड आपको डेटा मिल सकते हैं। तो सेमी गवर्नमेंट में आपके आगे म्यूनिसिपैलिटी। नेक्स्ट आपके हो गए रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज या कमीशन, कोठारी कमीशन, ऐसे कई कमीशन बैठते हैं, तो वो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कमीशंस और कमिटीज़ होते हैं, इनके जो डेटा होते हैं वो भी पब्लिश्ड डेटा होते हैं और आप उनको यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट इज पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। आपने ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुना होगा, फिकी, एसोचैम, सब ट्रेड एसोसिएशन। फिकी, एसोचैम, ये सब एसोसिएशंस हैं, ठीक है। तो इनके पब्लिकेशंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक बात ध्यान दी होगी, एक वर्ड आ रहा है पब्लिकेशन, पब्लिकेशन, पब्लिकेशन। बार बार हम पब्लिकेशन वर्ड का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, पब्लिश्ड सोर्स एंड अनपब्लिश्ड सोर्स, ठीक है। पब्लिश्ड सोर्स का मतलब हो गया आपके जो डेटा पब्लिश हुए हैं, ठीक है, किसी भी रिपोर्ट्स में या गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में पब्लिश्ड हुए हैं, वो हो गए पब्लिश्ड डेटा। कुछ डेटा कलेक्ट तो कर दिए जाते हैं मगर पब्लिश नहीं किए जाते, जैसे कि जब पीएचडी के रिसर्च वर्क होता है तो उसमें जो रिसर्चर है वो डेटा कलेक्ट करता है अपने पर्पज के लिए, पब्लिश नहीं करता। तो ऐसे सोर्सेज आपके अनपब्लिश्ड कहे जाते हैं। तो जो आप ये सोर्सेज देख रहे हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ये सब पब्लिश्ड डेटा, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि WHO, UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, UNO, UNSC, ये सारे जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये भी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। तो हाँ, इनके डेटा को भी जब आप यूज़ करते हैं दैट इज पब्लिश्ड डेटा, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेटा की होमोजेनिटी मेंटेन रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिमिलर डेटा पर ही हम वर्क कर सकते हैं या कोई भी टूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, वो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजेम्बलेंस, ठीक है। इसमें डेटा को ग्रुप किया जाता है, डेटा आर ग्रुप, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी डेटा आर ग्रुप्ड, ठीक। कोई भी एक कॉमन बेस हमने ले लिया, मान लीजिए हमें एजुकेशन स्टेटस देखना है कि किसी लोकेलिटी का क्या है, तो हमने क्या किया, पहले मेल और फीमेल में ग्रुप कर दिया। एक ग्रुपिंग मैंने मेल की बना दी, एक ग्रुपिंग मैंने फीमेल की बना दी। फिर मेल में कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, फीमेल में कितनी एजुकेटेड है, कितनी अनएजुकेटेड है। तो इससे मैंने क्या किया, डेटा को अरेंज कर दिया, ठीक है। और फिर बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी मैंने डेटा की ग्रुपिंग कर दी। इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कैन बी मेनी। पहला जो बेसिस है, आप डेटा को किस बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेटा को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो डेटा को क्लासिफाई करने के कई बेसिस होते हैं। जो पहला बेस है वो है ज्योग्राफिकल। आपने क्या किया, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, आपको अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जानना था, तो आपने क्या किया कि स्टेट के अकॉर्डिंग हरियाणा में कितने अनएम्प्लॉयड हैं, फिर गोवा में कितने अनएम्प्लॉयड हैं, यूपी में कितने अनएम्प्लॉयड हैं। तो आपने क्या किया, डेटा को जोग्राफिकली ग्रुप कर दिया। तो दैट इज वन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्रोनोलॉजिकल। क्या है, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल कई बार जर्नल एंट्रीज में पढ़ा है, एंट्रीज शुड बी क्रोनोलॉजिकली मेड, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द टाइम। यहाँ पर कई बार हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। 1989 में क्या डेटा था,
1990 में क्या डेटा है, 91 में, 92 में। तो हमने क्या किया, डेटा को टाइम वाइज क्लासिफाई कर दिया। तो दैट इज क्रोनोलॉजिकल। पहला क्या था, ज्योग्राफिकल, अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द स्टेट, अकॉर्डिंग टू द एरिया। क्रोनोलॉजिकल में क्या हुआ, डेटा को टाइम वाइज हमने क्लासिफाई कर दिया, ईयर वाइज, मंथ वाइज। तो दैट इज क्रोनोलॉजिकल। ठीक है। नेक्स्ट हमने डेटा को क्लासिफाई किया है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से। अब क्वालिटेटिव में आपके दो एस्पेक्ट आते हैं, एक है आपका सिंपल और एक है आपका मैनीफोल्ड। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब हुआ, फॉर इंस्टेंस मैंने डेटा को ग्रुप किया है अकॉर्डिंग टू रिलीजन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेंडर, ठीक, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, प्राइवेट पब्लिक। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। ठीक, अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में सिंपल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, मैनीफोल्ड भी हो सकता है। सिंपल का मतलब हुआ यू हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, केवल एक कैरेक्टरिस्टिक को आपने कंसिडर किया। फॉर इंस्टेंस चलिए हमने डेटा को जेंडर के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, मेल फीमेल के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, दैट इज सिंपल। मैनीफोल्ड में क्या होता है कि हम डेटा के कई क्लासिफिकेशंस करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने रिलीजन के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया, जेंडर के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया, एजुकेटेड अनएजुकेटेड के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया। तो दैट इज मैनीफोल्ड। यहाँ पर हो गया क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में दो एस्पेक्ट हैं, फर्स्ट इज सिंपल, अदर इज मैनीफोल्ड। सिंपल में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को ले रहे हैं, एक क्वालिटी को ले रहे हैं, जबकि मैनीफोल्ड में हम ग्रुपिंग कर रहे हैं कई क्वालिटीज के बेसिस पर। पहले मैंने डेटा लिया तो मैंने डेटा को स्टेट वाइज कर लिया, फिर मैंने डेटा को मेल फीमेल वाइज कर दिया, फिर मैंने डेटा को मेल में एजुकेटेड अनएजुकेटेड कर लिया, फीमेल में एजुकेटेड अनएजुकेटेड कर लिया। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा क्लासिफिकेशन, बहुत सारी ग्रुपिंग की है। तो दैट इज क्वालिटेटिव इन मैनी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट क्लासिफिकेशन आपका बचता है, वो होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल आप कहते हैं इसको। आपने सीरीज देखी होगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। कितने लोग हैं, फ्रीक्वेंसी आ गया, 0 to 10 के बीच में 10 लोग हैं, तो दैट इज न्यूमेरिकल। क्वांटिटेटिव, हमने डेटा को क्वांटिटी के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया। मान लीजिए मुझे स्कूल में एक स्टडी करना था कि कितने बच्चों की हाइट, हाइट के बेसिस मुझे हाइट का स्टडी करना था। तो मैंने एक सीरीज बनाई, 5 to 5.1 इंच कितने बच्चे हैं, तो मुझे पता चला 10 बच्चे हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो हमने 4 तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़े। पहला ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में आता है ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया और लोकेलिटी और स्टेट और सिटी। सेकेंड इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल में क्या आता है, टाइम वाइज, डेट वाइज, मंथ वाइज, तो दैट इज क्रोनोलॉजिकल। थर्ड इज क्वालिटेटिव, हमने एक किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर डेटा को ग्रुप किया। ठीक है, चाहे एक कैरेक्टरिस्टिक पर बेसिस पर ग्रुप किया तो सिंपल, मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया तो मैनीफोल्ड, और लास्ट आ गया क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल, जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी के साथ, नंबर्स के साथ डेटा को क्लासिफाई किया। ठीक है, अब इसी क्लासिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप बोलते हो वेरिएबल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये वेरिएबल क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, ये वेरिएबल हर जगह आपको पढ़ना है। ठीक है, यही वेरिएबल मेजर किया जाता है, यही वेरिएबल डेटा होता है, जो आप टेबल में पढ़ेंगे, जब आप मीन मीडियन मोड के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको वेरिएबल ही मिलेगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, किसी चीज़ का भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो, जैसे कि हाइट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड,
कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड। याद रखिएगा ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ही वो वेरिएबल है, ठीक। एंड विच चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, then that characteristic will be termed to be as variable। ठीक है, आप जब मीन के क्वेश्चन करते हैं तो आपको यहाँ पर वेट मिलता है और फिर उसके आगे लिखा रहता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये वेट क्या है? ये वेट एक कैरेक्टरिस्टिक है। आप वेट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और वेट चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वेट बन गया हमारा वेरिएबल। ठीक, क्या बन गया? वेट वेरिएबल। पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो फीचर वेरिएबल के जो मस्ट होने ही चाहिए, दैट इज it is capable of being measured and it changes over the period of time। For instance, hairs, है ना, these hairs are also characteristic, they change over the period of time। आज ब्लैक है, कल ग्रे हो जाएंगे, बट दैट इज नॉट वेरिएबल, दैट इज जस्ट एट्रीब्यूट। फर्क क्या है कि हम इनका ग्रे होना मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये हमारे स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल नहीं कहलाएगा, एट्रीब्यूट कहलाएगा। वो कैरेक्टरिस्टिक जो मेजर हो सकते हैं न्यूमेरिकली एंड चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड वेरिएबल। एंड इन स्टैटिस्टिक्स वी स्टडी वेरिएबल्स, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, now you know that there are two types of variable, one is discrete and other is continuous। एक है आपके वेरिएबल के टाइप्स, आपके दो टाइप्स हैं वेरिएबल के, वन इज डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कंप्लीट नंबर, 1 2 3 4 कंप्लीट नंबर है, 1.5 2.5 1 2 3 4, फ्रैक्शंस में नहीं है, 1 1/4, ये नहीं है। डिस्क्रीट इज अ कंप्लीट नंबर और इंक्रीजेस इन कंप्लीट नंबर। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इंक्रीज हो रहा है कंप्लीट नंबर में, जंप कर रहा है कंप्लीट नंबर में, तो दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस में रेंज होती है 0 to 10, 10 to 20, तो इसमें पहले 10 वेरिएबल पहले वाले कैटेगरी के हैं, फिर 10 वेरिएबल दूसरे कैटेगरी के, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेंज डिसाइड। डिस्क्रीट में क्या था, कंप्लीट एक नंबर है, मतलब अगर 1 है तो ये वाला, 2 है तो ये वाला, 3 है तो ये वाला। कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा, रेंज है 0 to 10, यानी कि 0 से लेकर 9 तक सब आपके पहले वाले टेबल में या पहले वाले क्लासिफिकेशन में जाएंगे। तो डिस्क्रीट इज अ कंप्लीट नंबर, दे इंक्रीज बाय जंपिंग। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रेंज होती है वेरिएबल्स की। ठीक, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रॉ डेटा का। ठीक है, व्हाट इज रॉ डेटा? हमको स्टडी करना है कि किसी स्कूल में मैथ्स में बच्चों के कितने नंबर आए या जीके में बच्चों के कितने नंबर आए। तो हमने क्या किया, बच्चों का रोल नंबर उठाया और नंबर नोट करना शुरू कर दिया। तो हमारे पास क्या है, सबके नंबर्स हैं। दैट डेटा इज टर्म टू बी एज रॉ डेटा। इट इज़ नॉट ग्रुप, इट इज़ नॉट अरेंज्ड, हमने उसको क्लासीफाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट हमने डेटा कलेक्ट कर, दैट इज टर्म टू बी एज रॉ डेटा, या इसको हम क्रूड भी बोलते हैं, क्रूड डेटा, क्रूड फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा एकदम रॉ है, जस्ट हमने कलेक्ट किया। ठीक, उसके बाद जब हम उसको क्लासीफाई करने गए तो हमको पता चला कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 आए हैं, तो हमने एक वेरिएबल डिसाइड कर लिया 10 और यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 10। ठीक है, 9 मार्क्स पाने वाले 4 बच्चे, दिस यू आर क्लासीफाई, यहाँ से आप क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं।
अब ये क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव हो गई, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। इसमें हम सीरीज में डेटा को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल सीरीज का मतलब हुआ रोल नंबर 1 के 10 नंबर, रोल नंबर 2 के 12 नंबर, रोल नंबर 3 के 13 नंबर। ये मेरी इंडिविजुअल सीरीज हो गई, ठीक है। हमको यहाँ पर रोल नंबर से मतलब नहीं है, क्योंकि हम मार्क्स पर स्टडी करें, तो मेरा वेरिएबल क्या हो गया? वो मार्क्स जो रोल नंबर ने अटेन किए, दैट विल बी टर्म्ड एज इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि ये जो 10 नंबर है, ये तो कई रोल नंबर के आए हैं, या 8 नंबर कई रोल नंबर के आए हैं, तो हमने क्या किया? इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी कि 10, क्योंकि हमको मार्क्स ही खाली स्टडी करना है, किस रोल नंबर के कितने मार्क्स आए हैं इसको तो हमें स्टडी नहीं करना है। तो हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी बना ली, फ्रीक्वेंसी की एक सीरीज बना ली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज में आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में सीरीज में दो तरीके की आ गई सीरीज, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस हमने पहले भी पढ़ा है, कॉन्टिन्यूस में रेंज होगा और डिस्क्रीट में रेंज नहीं होगा, कंप्लीट नंबर्स होंगे। देखिए क्या होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में, जब हम रेंज लेते हैं तो 5, 5.5, 6, 6.5, 6.5, 7.5, 7/3/4 सब नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हम उसको रेंज में लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे के 6.5 मार्क्स आए, किसी बच्चे के 6/3/4 मार्क्स आए, 7.5 आए, तो उसके लिए मेरे लिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज फार बेटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया? 0 to 10 एक रेंज बना ली। इस रेंज में डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो मैंने वो नंबर्स इसी रेंज में इंक्लूड कर लिए, ठीक है। 6.5 आएगा तो भी, 7/3/4 आएगा तो भी मैंने इसी रेंज में इंक्लूड कर लिया। डिस्क्रीट में क्या होगा? जब कंप्लीट नंबर होगा 10, 11, 12, तभी मैं सीरीज डिस्क्रीट बना सकती हूँ। अगर मेरे पास कोई एक 6.5 है, मेरे पास अब डिस्क्रीट में क्या होगा? 6, 7, 6.5 कहाँ लेंगे हम? तो अगर मेरे पास डेसिमल में नंबर है तो मैं डिस्क्रीट सीरीज नहीं बनाऊंगी, तब मैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाऊंगी। मैं डिस्क्रीट सीरीज उसी केस में बनाऊंगी जब कंप्लीट नंबर है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम दो सीरीज बनाते हैं, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इफ द नंबर्स आर कंप्लीट वी विल फ्रेम डिस्क्रीट सीरीज, और अगर नंबर कंप्लीट नहीं है, हमको फ्रैक्शंस मिल रहा है या डेसिमल्स मिल रहा है, तो हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में चले जाते, ठीक। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी में दो तरीके के आ गए, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब क्या है कि जब हम सीरीज की बात कर रहे हैं और हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक सीरीज है ओपन एंड सीरीज, क्लोज एंड सीरीज। जो कॉन्टिन्यूअस है इसमें है ओपन एंड सीरीज एंड क्लोज एंडेड, और एक है आपका इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, ठीक है। ओपन एंड क्लोज एंड, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, ठीक है। पहले हम ओपन एंड और क्लोज एंड पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ओपन और ये हो गया आपका क्लोज, ठीक। अब पहले हम क्लोज देख लेते हैं। क्लोज एंड में क्या होगा? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये क्लोज एंड है। आपको बिगनिंग एंड पता है, कंप्लीट है, तो ये क्लोज एंड हो गया। ओपन एंड में क्या होता है? दो सीरीज आएंगी, या तो मोर देन या लेस देन सीरीज। अब मोर देन में क्या है? मोर देन 80, मोर देन 70, मोर देन 60। कंप्लीट नहीं है ना। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये हमारा जो 0 है ये हमारा लोअर लिमिट कहलाता है, ये हमारा 10 है ये हमारा अपर लिमिट कहलाता है, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट, ठीक है।
तो अब आप यहाँ डिफरेंस देखो, यहाँ पर आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों है, यहाँ आपके पास एक लिमिट नहीं है। तो ऐसी सीरीज हमारी ओपन एंडेड सीरीज हो जाती है। इसी में लेस देन भी आता है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। तो ये मेरी ओपन एंड सीरीज है, ठीक है। क्लोज एंड सीरीज में मेरे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी वेरिएबल है, कहाँ से उसकी लिमिट शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, तभी आप फ्रीक्वेंसी मैच कर पाओगे, फ्रीक्वेंसी लिख पाओगे, ठीक है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारा एक बाउंड्री डिसाइड करती है, ठीक। तो क्लोज एंड में क्या होता है, वो बाउंड्री आपके पास डिसाइडेड है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ओपन एंड में क्या होता है, बाउंड्री का एक सिरा नहीं दिया है, आपको एक लिमिट दी है, लेस देन में एक लिमिट दी है, मोर देन में एक लिमिट दी है। तो आपको वो सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में, उसके मेथड है। इसके अलावा आपके पास इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज भी मिल सकती है। अब ये सीरीज देखो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक। अब यहाँ पर एक सीरीज देखो, 0.5 to 9.5, 9. 10 to 19.5, 20 to 29.5, ये एक सीरीज है। जब मैं अगर इसको थोड़ा और इजी कर दूं तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। अब ये सीरीज देखो, इसमें क्या हो रहा है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है। अब नेक्स्ट वाले कैटेगरी के लिए जो पहले वाले कैटेगरी का अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट है ना। यहां पर अपर लिमिट है, वही यहां पर लोअर लिमिट है कि नहीं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि मान लो किसी बच्चे के ये मार्क्स है, मान लो किसी बच्चे के 10 आए, आप कहाँ से इंक्लूड करोगे, फर्स्ट वाले कैटेगरी में इंक्लूड करोगे फ्रीक्वेंसी में, या सेकंड वाली कैटेगरी में इंक्लूड करोगे, कहाँ इंक्लूड करोगे, कंफ्यूजन है। ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। कौन सी सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का वो है टैबुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है। ये टैबुलेशन क्या होता है, टैबुलेशन इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। आपने पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन सिस्टमैटिक मैनर, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था जब डेफिनेशन कर रहे थे। तो टैबुलेशन क्या है, इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन सिस्टमैटिक मैनर इन रोज एंड कॉलम, ठीक है। जब आप स्टैटिस्टिकल डेटा को रोज और कॉलम में प्रेजेंट करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन रोज एंड कॉलम्स में होता है, टेबल बनाकर करते हैं, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं टैबुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है। अरेंजिंग ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम इन अ सिस्टमैटिक मैनर, that is termed to be as tabulation of data. Now, important question from tabulation of data is format of the table and precautions. हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है जब हम टेबल बनाते हैं। चलिए हम फॉर्मेट देख लेते हैं। दिस इज फॉर्मेट ऑफ टेबल, ठीक है। ये आप देख, सबसे पहला चीज़ जो हमें लिखना रहता है वो है टेबल नंबर। आपने जितने भी थ्योरीज पढ़े होंगे या डेटा देखा होगा, टेबल नंबर 1, टेबल 1.1, 2.1, 3.1, ये करके लिखा होगा। तो टेबल नंबर, ठीक है। इससे क्या होता है, रेफर करने में इजी रहता है, रेफर टू टेबल नंबर 1, टेबल नंबर। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं पार्ट्स या कंपोनेंट ऑफ टेबल। कंपोनेंट कुछ भी आ जाएगा एग्जाम में, आपको ये फॉर्मेट ही पूरा लिखना है, पार्ट्स या कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट क्या है, टेबल नंबर, ठीक। नेक्स्ट इज टाइटल, क्रिस्प टाइटल, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए जो समझ में नहीं आए, एक टेबल को रिप्रेजेंट ही ना कर पाओ, टेबल किस चीज़ के बारे में। टाइटल का मतलब होता है आपको टेबल जिस चीज़ के बारे में है वो बता, ठीक है। शॉर्ट बट कंप्लीट। फिर क्या होता है कि कई बार हमारा जो टाइटल है
वो शॉर्ट होने की वजह से पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, तो हम हेड नोट लिखते हैं, ठीक है। इट इज सप्लीमेंट टू टाइटल, हेड नोट लिखते हैं, ठीक? यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, थाउजेंड्स में है, लैक्स में है, करोड्स में है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक। अब आ जाता है, एक हो गया आपका टब, एक हो गया हमारा कैप्शन, ठीक है। दो पार्ट हो गए, एक हो गया स्टब, दूसरा पार्ट हो गया कैप्शन, ठीक है। तो जो कॉलम की हेडिंग होती है, ये आपके कॉलम से, ये कॉलम से, ठीक है, यहां आपने अपने कॉलम्स की हेडिंग दी है। तो जब आपने कॉलम की हेडिंग दी है तो उसको बोलते हैं कैप्शन। ये आपका रो है, 1 2 3 4, ये रोज है। जब आप रो की हेडिंग देते हैं तो उसको बोलते हैं स्टब। तो व्हाट इज स्टब? स्टब इज रो हेडिंग, ठीक। व्हाट इज कैप्शन? कैप्शन इज कॉलम हेडिंग। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? टेबल नंबर, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? टेबल नंबर। दूसरा कंपोनेंट क्या है? टाइटल। टाइटल मतलब कि आपका जो टेबल है वो किस चीज के बारे में है, ठीक। तो दैट इज टाइटल। हेड नोट इफ रिक्वायर्ड इट इज सप्लीमेंट टू टाइटल, थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने फिर पढ़ा, कॉलम्स एंड रोज। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स हो गए, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज हो, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइन की जब आपने हेडिंग दी है उसको बोलते हैं कैप्शन। कॉलम, सी फॉर कॉलम एंड सी फॉर कैप्शन, ठीक। द हेडिंग ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड एज कैप्शन। जब आपने रो की हेडिंग दी है उसको बोलते हैं सब, ठीक। जो डेटा आप यहाँ अरेंज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। ये चीज बॉडी ऑफ द टेबल, जो भी आपने डेटा अरेंज किया है उसको हमने बोला बॉडी ऑफ द टेबल। आफ्टर दैट फुट नोट दिया जाए, ठीक। फुट नोट आपको जरूरी जो भी बात इस टेबल के बारे में बतानी है, हैश कर कर, आपने कहीं हैश लगाया है साइन, कहीं एस्ट्रिक साइन लगाया है, तो उसका इलाबोरेशन आप फुट नोट में देते हैं, ठीक। और उसके बाद आता है सोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स, सोर्स का मतलब है कि डेटा आपने कहाँ से लिया, आपने किस पब्लिकेशन से लिया, ठीक। तो वहां पर हमें लिखना होता है सोर्स। इससे ऑथेंटिसिटी पता चलती है कि आपका डेटा ऑथेंटिक है कि नहीं, आपने सही सोर्स से लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है। तो हमारे टेबल के क्या पार्ट्स हो गए? पहला टेबल नंबर, दूसरा टाइटल, टाइटल के सप्लीमेंट किया है हेड नोट, ठीक। वहीं पर हमको यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी लिखना है। उसके बाद दो चीजें होती हैं, वर्टिकल लाइंस जिनको हमने बोला कॉलम, कॉलम की हेडिंग को बोला मैंने कैप्शन, सी फॉर कॉलम, सी फॉर कैप्शन। फिर आए रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि रोज, रोज की हेडिंग, हेडिंग आपको यहाँ लिखनी है, ये हेडिंग आएगी यहाँ पर। तो रोज की हेडिंग को हमने बोला स्टब, ठीक। फिर ये जो सेल्स है, ये आपने सेल देखा है, ये लिखा है वर्ड सेल। व्हाट इज सेल? जहां आपका कॉलम और आपका रो मीट करता है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं सेल। वेयर द रो एंड द कॉलम मीट, ये रो है ये कॉलम है, ये मीट कर गया, सेल। अब इसी में आपको डेटा लिखना है, ये कॉलम है ये रो है, मीट कर गया, सेल, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेल। यहीं पर पूरे टेबल का बॉडी, ये टेबल की बॉडी कहलाती है जहां पर आपको एग्जैक्टली डेटा को लिखना है, ठीक। बाद में आया आपका फुट नोट, आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट बताना है टेबल के बारे में, जैसे कि ये एस्ट्रिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़रूरी है तो ही दीजिए, अगर आपने एस्ट्रिक का यूज़ ही नहीं किया तो फुट नोट देने की ज़रूरत नहीं। और फिर आता है सोर्स, ठीक। आपने ये डेटा को कहाँ से लिया है, ठीक। अब लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, वो है गाइडलाइंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम टैबुलेशंस की बात करते हैं। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस फॉर अ गुड टेबल, कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात, कंपैटिबल टाइटल। कंपैटिबल टाइटल यानी कि जो टाइटल हमने दिया है वो शॉर्ट, क्रिस्प, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो
पहला सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर अ गुड टेबल इज कंपैटिबल टाइटल, शॉर्ट, क्रिस्प बट कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे प्लेस कहाँ किया जाता है? सेंटर ऑफ द टेबल। कहाँ प्लेस किया जाता है? सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, आपने जब ऊपर फॉर्मेट देखा था तो आपने देखा था टाइटल बीच में लिखा हुआ, तो सेंटर ऑफ द टेबल हम इसे प्लेस करते हैं। ठीक, ऐसे लिखते जनरली, टेबल 3.1 पे टाइटल, दैट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द टेबल। नेक्स्ट, कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या किस चीज़ का कंपैरिजन? मान लीजिए आपको 2 ईयर्स का डेटा का कंपैरेटिव देना है, तो आपको वो जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, जो फिगर्स आप मेंशन कर रहे हैं, बहुत क्लोज में मेंशन करिए। ठीक है, जो उनका सेल आप चूज करें वो सेल बहुत पास में होने चाहिए, ताकि जब आप कंपैरिजन ड्रॉ करें तो आपके लिए इजी हो। ठीक है, टेबल हो गया या पाई चार्ट्स हो गया, ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ये हमारे डेटा को इजी बनाता है कि हमने बस एक बार टेबल उठाई, देखा और हमें समझ में आ गया कि हाँ हाँ ये चीज़ें। तो इसके लिए जब भी कोई आप फिगर्स को कंपैरिजन में रख रहे हैं, तो वो फिगर्स बहुत पास में रखनी चाहिए, उनका जो सेल है बहुत पास में होना चाहिए, ताकि आप इजीली कंपेयर कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से स्पेशल एम्फोसिस, जो स्पेशल एम्फोसिस वाली चीजें होती हैं उसमें आप एस्ट्रिक, हैश का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप बोल्ड फिगर्स का यूज कर सकते हैं। तो स्पेशल एम्फोसिस वाली चीजों को कई बार हम इसको टेबल के लास्ट रो, लास्ट कॉलम में भी लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल एम्फोसिस की चीज होती है, तो हमने लास्ट कॉलम में लिखा। तो ये पहली हमने 3 गाइडलाइंस देखे हैं। पहला, कंपैटिबल टाइटल, इसका मतलब आपको शॉर्ट, क्रिस्प बट कंप्लीट टाइटल रखना है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी के अकॉर्डिंग हो, और ये टाइटल प्लेस कहाँ होगा? सेंटर में। कंपैरेटिव फिगर्स को बहुत पास के सेल्स में रखना है, ताकि इनका कंपैरिजन आसान हो सके। स्पेशल एम्फेसिस वाली चीज़ों में हम एस्ट्रिक, हैश या फिर बोल्ड फिगर्स का यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट कॉलम में मेंशन कर सकते हैं अगर मुझे किसी चीज़ का एम्फसाइज, किसी पर्टिकुलर नंबर पर या किसी पर्टिकुलर डेटा को एम्फसाइज करना है। नेक्स्ट इज साइज। साइज ऑफ द कॉलम शुड बी आइडियल। हमारा नंबर कितने लेंथ का है, ठीक है, उस लेंथ के अकॉर्डिंग आपको साइज रखना, ना साइज ज़्यादा ना साइज कम। ठीक है, हमें टेबल को बहुत खूबसूरत तौर पर प्रेजेंट करना है, तो जो साइज होता है इट एड्स ऑन टू द ब्यूटिफिकेशन। अगर आपको कोई टेबल दिखे जिसमें बहुत सारे स्पेसेस खाली छूटे हैं, तो आप क्या करोगे? आपके लिए रीडिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। तो साइज ऑफ द सेल शुड बी आइडल। देन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टब हेडिंग एंड कैप्शन। कई बार होता है कि हमारा टेबल बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टब या कैप्शन, स्टब की हेडिंग आप एक्सट्रीम राइट में भी दे सकते, लेफ्ट में भी दे दिया आपने, राइट में भी दे दिया आपने। तो अगर वो टेबल बहुत बड़ी है तो मैं राइट की हेडिंग से राइट साइड वाले फिगर्स को इंटरप्रेट कर लूंगी, लेफ्ट हेडिंग से लेफ्ट साइड के फिगर्स को इंटरप्रेट कर लूंगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हेडिंग्स होते हैं वो हम दोनों साइड में दे देते हैं, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ऑफ जीरो। जो जीरो का इस्तेमाल होता है टेबल में, वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जीरो का इस्तेमाल सिर्फ हमको नंबर्स रिप्रेजेंट करने में करना है। हम जीरो का यूज डेटा अनअवेलेबिलिटी के लिए नहीं कर सकते। डेटा अगर अनअवेलेबल है तो आपको NA लिखना है या डैश लगाना फॉर डेटा अनअवेलेबल। जीरो आप किसी फिगर के लिए ही यूज करेंगे। यूज ऑफ एब्रीविएशन, एब्रीविएशंस शुड बी लीस्ट प्रिफर्ड। हमको एब्रीविएशन का यूज ज्यादा करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपका ये लैक्स में है, करोर्स में है या
क्या यूनिट है। फिर अगर हो सके तो आप रेशियो या परसेंटेज में डेटा को प्रेजेंट करिए, दैट मेक्स इट easy to understand. Source of data is very important to mention. इससे टेबल ऑथेंटिक, ठीक है। तो ये जो हमने टॉपिक कवर किया है, ये है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टैबुलेशन ऑफ डेटा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। इसमें टैबुलेशन और कलेक्शन ऑफ डेटा से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं।